Dear students, welcome back to this lecture series. In the last lecture, we tried to delve into the concept and meaning of human rights, what various authors have observed by now, and how different writers and commentators have tried to arrive at a definition which is less ambiguous in its connotation. And we came to know कि human rights वो हुकूक हैं, those rights actually are in the nature of fundamental freedoms or privileges which are inherently inalienable and available to every citizen, every person rather, by virtue of being a human. तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट को लेकर ब्रीफली जो पार्ट रह गया था पिछले लेक्चर में, और हिस्ट्री ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट की और कैसे एवोल्यूशन हुआ, हाउ डिड वी रीच दिस प्लेस अबाउट ह्यूमन राइट्स. बिफोर दैट हम पिछला रिकैप्चुलेट करते हैं. हमने पिछले लेक्चर में ये समझने की कोशिश की कि ह्यूमन राइट्स हैं क्या असल में. ह्यूमन राइट्स के बारे में हमने समझा कि ह्यूमन राइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको समझा गया है. ये तो बड़ा डिबेटेबल है कि विच राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, बट ह्यूमन राइट्स के एग्जिस्टेंस को लेकर कोई इनकार नहीं करता. इवन अगर आप में से हम में से बहुत सारे ह्यूमन राइट्स मैकेनिज्म और इंस्टीट्यूशंस का इनकार करेंगे, बट वी कैन नॉट डिनाई कि ह्यूमन राइट्स होने चाहिए या ह्यूमन राइट्स एक डिबेट है जो वैलिड है, विच होल्ड्स जस्टिफिकेशन on the canons of law and justice. So human rights actually कैसे पहचाने जाएं? They are inalienable, interdependent, indivisible and inherent. और ये they are neither granted nor can they be revoked. वो कोई state देता नहीं है. They are not privileges which can be granted or revoked, and they are instinctive rights based on the principle of respect for the dignity of every individual, जिसमें हर ह्यूमन बीइंग की एक इंस्टिंक्ट है कि उसको कैसे ट्रीट किया जाए and how he should have or exercise his or her choice in matters governing him or her, for example food, clothing, dressing, travel, etc. Then we came to the definition जो क्रैंस्टन ने दी थी. क्रैंस्टन की definition में ये था कि it's a universal moral right which all men at all times ought to have, and something which no one may be deprived of except with the grave affront of justice. और यही प्रिंसिपल सारी दुनिया में रिकग्नाइज किया गया है, जिसे ड्यू प्रोसेस क्लॉज और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहते हैं. ये कि कैसे ह्यूमन राइट्स इनएलिएनेबल है, वो दे कैन नॉट बी टेकन अवे और एब्राइज्ड और रिवोक्ड. एंड देन फिर हमने उसके चार बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स समझे. एक तो यूनिवर्सलिज्म एंड इनएलिएनेबिलिटी, दे आर यूनिवर्सल एंड इनएलिएनेबल. इंटरडिपेंडेंस एंड indivisible, they are interdependent and indivisible. इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे लॉज जो हैं एक इक्वालिटी पे बेस्ड हैं और नॉन डिस्क्रिमिनेशन का प्रिंसिपल. एंड राइट्स एंड ड्यूटीज़ और राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस डाइकोटोमी ये है. देन लास्टली हमने जो चैप्टर ख़त्म किया था, लेक्चर ख़त्म किया था, वो ख़त्म किया था कर्नल वसाक की जो डिस्टिंक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है. आज हम उसी को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे. कर्नल वसाक, he was actually in 1979 he gave this classification. He was a Czechoslovakian Czech and French rather philosopher, जिसने ये तीन टेनेट्स जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के फ्रेंच रेवोल्यूशन जो इसका मोटो जो था लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, इन तीन टेनेट्स के अलाइनमेंट में उसने तीन जनरेशन्स ह्यूमन राइट्स की रीड की. ही सेड दैट देयर इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स corresponding to this liberty, and then there is second generation corresponding to this equality, or then there is third generation corresponding this fraternity, notion of fraternity. First generation rights में उसने कहा कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आते हैं. सिविल एंड पॉलिटिकल
जो इंसान की ज़ात से इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर हैं ये राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, और फर्दियत और उसकी इंडिविजुअलिस्टिक एटीट्यूड और टेंडेंसीज़ को लेकर के ये सारे राइट्स हैं। देन सेकंड राइट्स, वो एक सोसाइटी का एजेंट है और यूनिट है इंडिविजुअल। देन कंपैरेटिवली उसको कंपीटिंग एटमॉस्फेयर में प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट मिलना चाहिए ताकि वो इक्वल हो जाए और इंडिविजुअल्स के in terms of economic and social terms. So second generation rights जो है वो economic, social and cultural rights, and third generation rights जिनको collective rights कहा गया, collective developmental rights. These are rights of groups और people in general जिसको के कैरल वसाक ने रिकग्नाइज़ किया। अब इनकी थोड़ी बहुत हम क्लासिफिकेशन से लेकर के हाईलाइट समझते हैं। फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन राइट्स एक्चुअली ये जो हैं, these are potential claims of individuals or persons against the state, और these are firmly accepted international documents में आपको इनका firm acceptance and recognition मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल UDHR में, ICCPR में, ICESCR में इतने सारे कन्वेंशंस हैं। अच्छा, आप थ्रू आउट लेक्चर जहाँ भी ICCPR, ICESCR में कहूँगा तो उससे आप समझ जाएंगे। UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एंड देन इंटरनेशनल कॉवेनेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और ICESCR इंटरनेशनल कॉवेनेंट फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो 1966 के ये दो हैं, ICCPR और ICESCR। So these two rights, first generation rights or second generation rights, they are firmly accepted. They are the potential claims of individuals against the state, और ये state ही के against मांगता है individual. And third generation rights, they are a bit debatable and they are the most debated, and आप इनको soft law भी कह सकते हैं, इन पे कोई proper law नहीं है। They are the claims of individuals जिनको के groups या ethnic groups, for example, religious minorities or groups of people in general मांगते हैं। indigenous people भी है इसमें, tribes भी आते हैं। so first और second के rights तो कहीं ना कहीं more or less, और ये constitutional schemes में भी आपको globe, across the globe, most progressive जितने भी nations हैं उनमें इनका classification, recognition मिल जाएगा। जो फर्स्ट जनरेशन राइट्स हैं ये लिबर्टी से कॉरस्पॉन्ड करने वाले सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, दे एक्चुअली आर, दे डील विद, दे आर द राइट्स विच डील विद लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड his participation in the political matters of the state. ये liberty of an individual and participation in political matters or political life or political sphere of the state. और इसीलिए they are strongly couched, ये इनकी drafting ऐसे होती है, they are strongly couched individualistic in tendency, इनकी individualistic, they are strongly couched and individualistic in say ड्राफ्टिंग और स्पिरिट कह सकते हैं आप। येस, दे आर इंडिविजुअलिस्टिक इन स्पिरिट और निगेटिवली कंस्ट्रक्टेड। अक्सर इसमें निगेटिव प्रोटेक्शंस हैं, जैसे आप देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन से बचाना और इक्वलिटी बिफोर द लॉ फैसिलिटेट करना। अक्सर आप देखेंगे नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड, नो पर्सन शैल बी डिनाइड, द स्टेट शैल नॉट डिनाई, इस तरह के। सो निगेटिवली, तो अगर आप UDHR में ये मोस्टली इनको आर्टिकल 3 टू आर्टिकल 21 UDHR में आपको ये मिल जाएंगे। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 इसको रिकग्नाइज करता है आर्टिकल 3 से आर्टिकल 21 में इनको सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये जो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स हैं, दे आर एक्चुअली द गारंटीज विच गारंटी इक्वल कंडीशंस of competition and treatment to individuals. ये positive rights तो नहीं हैं,
दे आर नॉट पॉजिटिव राइट्स, दे आर एक्चुअली गारंटीज जो स्टेट देता है. दे आर नॉट डायरेक्टली राइट्स पोजेस्ड बाय द सिटीजन्स. ये राइट्स नहीं है, जैसे ये हैं ये तो राइट्स हैं. क्या ये इक्वलिटी के एटमॉस्फेयर को फैसिलिटेट करने के लिए स्टेट की गारंटीज़ हैं जो पॉजिटिव ड्यूटी स्टेट पे डालता है इस चीज़ की कि हर एक सिटीज़न को जो है वो अच्छा स्टैंडर्ड लाइफ का मिले. अक्सर आप देखेंगे ये जो राइट्स हैं, अब आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल सिमेंटिक्स में अगर देखे जाए म्यूनिसिपल लॉ में, तो जैसे ये सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं, ये आपको पार्ट 3 में सारे मिल जाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. अब उसमें जैसे आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और फिर फॉलोइंग आर्टिकल्स है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, देन प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो एडमिट कर रहा है, और इसी तरह अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी टाइटल्स, इसी तरह राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये सारे. और इसी तरह ये इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स हैं, ये मोस्टली क्योंकि इकोनॉमिक कैपेसिटी पे बेस्ड हैं स्टेट के, तो मोस्टली स्टेट्स चूज़ देम. और जैसे यहाँ म्यूनिसिपल लॉ में भी मिलेगा आपको, ये पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन के मिल जाता है डायरेक्टर प्रिंसिपल्स के नाम पे, जो नॉन जस्टिसिएबल तो है, बट ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स लॉ ने इसमें से बहुत सारे कोर्ट्स ने लिटिगेशन के ज़रिए से बहुत सारे राइट्स रिकॉग्नाइज करके एडमिट किए हैं. वो पार्ट 4 में से रीड करके पार्ट 3 में वो रीड किए गए, राधा वहाँ से बोरो करके रीड किए गए. जैसे राइट टू एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है, और स्लीप सोलेस एंड ट्रैंक्विलिटी है, एंड फ्रीडम फ्रॉम नॉइज़ है, आर्बिट्री अरेस्ट एट्सेट्रा. ये सारे राइट्स जो है इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स. और थर्ड राइट्स जो हैं they are broadly classified as the rights which have gained acknowledgement through international agreements and treaties, but they are contested, most contested, इसीलिए ये सॉफ्ट लॉ भी कहलाते हैं. इस पर जैसे ये जो इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स हैं, ये 22 आर्टिकल 22 से आर्टिकल 27 में मिलेगा आपको UDHR के. और इस तरह ICCPR जो मैंने बोला आपको, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966, और इसमें जो है ICESCR इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स ICESCR 1966, और ये ICCPR इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966. इस पे और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम आगे डिस्कस करते जाएंगे, बट चूँकि ये जैसे एनवायरमेंटल लॉज हैं, एनवायरमेंटल कन्वेंशंस हैं, जैसे रियो कन्वेंशन है, रियो कन्वेंशन 1992 की है, और इसी तरह जो है डिक्लेरेशन, ड्राफ्ट डिक्लेरेशन और इंडिजिनस पीपल की कन्वेंशन है, इंडिजिनस पीपल की है 1994 की. इसी तरह कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1993 की है. इसी तरह जो है लेटली जो पेरिस क्लाइमेट कन्वेंशन हुई, पेरिस क्लाइमेट कन्वेंशन और ट्रीटी जो है 2017 की, 16-17 ज़्यादा 2016 की. तो इस तरह बहुत सारे जो डिमांड्स हैं ग्रुप्स के, जो बहुत सॉफ्ट लॉ की शक्ल में है, और कमिटी ऑफ नेशंस उनको रिकग्नाइज करने में हेजिटेंट भी है. और फिर मसला इसमें बड़ा ये है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जो एनवायरमेंटल ये राइट्स हैं, थर्ड जनरेशन राइट्स, इसमें इन्फोर्सिएबिलिटी का मसला है, क्योंकि इसमें स्टेट का भी इंटरेस्ट होता है, इंडिविजुअल्स का भी इंटरेस्ट होता है. स्टेट मांगेंगे एनवायरनमेंट के हमें साफ़ एनवायरनमेंट चाहिए, मगर पोल्यूट करने वाले वो और स्टेट मिलके दोनों हैं. सो कौन राइट मांगे और किससे मांगे, ये थर्ड जनरेशन राइट्स में एक बड़ा मसला है. फिर हमने आपसे एक बात कही थी जो हमने कहा था आपसे शेयर करेंगे, वो ये कि क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी और दिस क्लासिफिकेशन को हम ब्रीफली उस दिन मेंशन कर चुके थे. देयर आर मेनी ऑथर्स लाइक जैक डॉनली है और हर्स्ट हैनम है, जैक डॉनली और हर्स्ट हैनम, इसी तरह से फिल पैल्स्टन है. They in a way disagree with this
क्लासिफिकेशन, जैसे जैक डॉनली का कहना है कि साहब ये जो ह्यूमन राइट्स का इस तरह डायकोटॉमी है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ऐसा नहीं है, बल्कि ये राइट्स जो हैं सिविल एंड पॉलिटिकल, ये राइट्स को लेकर के ज़्यादा फर्स्ट यानी यूरोपियन नेशंस, वेस्टर्न नेशंस जो है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को लेकर ज़्यादा वरीड रहा इतने सालों से, और आज भी वहाँ ज़्यादा डिमांड है इसकी। और ईस्ट जो है, ईस्ट में जो है डेवलपमेंट की लाइन में जो बीच में आते हैं वो हैं, तो ईस्टर्न नेशंस इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स को लेकर के, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ESC राइट्स को लेकर के ज़्यादा वरीड हैं। और थर्ड वर्ल्ड नेशन जिनको उन्होंने कहा अंडर डेवलप्ड है, वो मांग रहे हैं सॉलिडेरिटी राइट्स, जिसमें राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन एंड एट्सेट्रा आते हैं। तो ये भी किसी हद तक सही है, बट इन अ वे ऑथर्स को एक दूसरे से डिसएग्री करना होता है, और डिसएग्रीमेंट से ही रंगारंगी है ओपिनियंस की। सो इस तरह हर्स्ट हैनम एंड फिल वेल्स्टन भी इस क्लासिफिकेशन से डिसएग्री करते हैं, और इसी तरह आपको और ऑथर्स मिल जाएंगे जिन्होंने इस क्लासिफिकेशन से एग्री नहीं किया है। उस सेंस में मैंने आपको कहा था मिशेलिन इशे, उसने भी इन अ वे डिसएग्री करते हुए इनडायरेक्टली फिर इसको एडमिट किया है। ही सेड कि राइट्स का जो डिस्कोर्स है इट स्टार्ट्स विद लिबरल सेक्युलर, पहले इन राइट्स की डिमांड होती है लिबरल सेक्युलर राइट्स, और रेगुलर सेक्युलर से आकर जाकर के फिर दूसरा स्टेज आता है सोशलिस्ट राइट्स, यानी समाजियात को लेकर के जब लोग पर्सनली हर एक इंडिविजुअल सिक्योर हो जाता है और लिबरल उसकी थॉट पे और उसकी प्रैक्टिस से सिक्योर हो गई राइट्स के ज़रिए से, फिर लोगों को मुश्तरक तौर से इज्तिमाई तौर से सोशलिस्ट अप्रोच होता है कि हम सब सिक्योर हो जाएं, तो उसमें उनके इकोनॉमिक राइट्स, कल्चरल राइट्स और सोशल राइट्स आते हैं, तो सोशलिस्ट अप्रोच है। और लास्टली ही सेड इंटरनेशनल ये इंटरनेशनल है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की जो थर्ड जनरेशन राइट्स है, वहाँ तक आते आते फिर उनको ये लगता है कि इंटरनेशनल फोरम पे एनवायरमेंटल राइट्स, ग्रीन राइट्स और ग्रुप राइट्स सिक्योर हो जाने चाहिए। ये मोस्ट ऑथर्स का जो है वो ओपिनियन है। बट बी लाइन ये है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था लास्ट क्लास में। मैंने आपसे कहा था स्यूमनर ट्विस्ट ने जैसे कार्ल वसाकी इस राइट्स डिस्कोर्स को अनफोल्ड किया है वो ज़्यादा रिलेवेंट है। स्यूमनर ट्विस्ट एक फ़िलासफ़र है, स्यूमनर बी ट्विस्ट। उसने क्या किया है, उसने बहुत ब्यूटीफुली हर एक राइट जनरेशन के राइट को दो टाइपोलॉजीज़ में डिवाइड किया है। अब हम उनको एक एक करके मैं उनको डिस्कस करूँगा। जैसे नंबर 1 पहला राइट हम लेते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन राइट्स तो यही है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। स्यूमनर ट्विस्ट का कहना है कि इन सिविल पॉलिटिकल राइट्स भी दो तरह के हैं। इनमें एक तरह के राइट्स तो ये हैं, आप ये चार्ट भी बना लीजिएगा। एक राइट्स तो ये हैं, दीज आर द नॉर्म्स विच पर्टेन टू फिजिकल एंड civil security, norms pertaining to physical and civil security। इंडिविजुअल की ही बात हो रही है, मगर फिज़िकल एक उसकी जिस्म से मुराद है, और एक जिस्म यानी एक तो जिस्म के की तरफ आने वाले चीज़ें होती हैं और एक जिस्म से खारिज होने वाली चीज़ें होती हैं। तो जिस्म के अज़ा को हरकत में लाने का नाम अमल है। उस दौरान भी इंसान को सिक्योरिटी और राइट्स मिले, और जिस्म की तरफ भी कोई ऐसी चीज़ ना आए जैसे एक्सटर्नल फोर्स, डिस्क्रिमिनेशन, ऐसी चीज़ें। तो एक तो ये है, दीजर इस तरह के नॉर्म्स आते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में, नॉर्म्स विच पर्टेन टू फिजिकल एंड सिविल सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन। और दूसरा जो है नॉर्म्स विच पर्टेन टू फिजिकल और सिविल लिबर्टीज़, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और ये है लिबर्टीज़। नॉर्म्स यही लिखिएगा पूरा, नॉर्म्स पर्टेनिंग टू फिजिकल एंड सिविल लिबर्टीज़ ऑफ अ पर्सन। और इनको एम्पावरमेंट्स भी कहा उसने, एम्पावरमेंट्स।
अब एग्जाम्पल से आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये दूसरा इसने कहा हर जनरेशन राइट्स को दो तरह की टाइपोलॉजीज़ में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे इनमें जो नॉर्म्स पर्टेनिंग टू फिजिकल एंड सिविल सिक्योरिटी में जैसे आते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉर्चर से हिफाजत, क्योंकि ये इंसान की जिस्म की तरफ आने वाली एक ऐसा डिग्रेडिंग टेंडेंसी है जो इंसान की कैपेसिटी को लिमिट करती है और फिर उसकी इस्तेदाद को, जहनी इस्तेदाद को और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को ऐसा डिग्रेड कर देती है कि वो ओपिनियन नहीं रख पाता। ही इज़ इन्फिल्टर्ड बाय फेयर और इंटेलेक्चुअल डेनिग्रेशन। तो इसलिए फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर। इसी तरह फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, क्योंकि स्लेवरी में इंसान को फिर से वो अपनी जो कैपेसिटीज़ है, पोटेंशियलिटीज़ है, वो लिमिट हो जाती है। इसी तरह प्रोटेक्शन फ्रॉम इनह्यूमेन ट्रीटमेंट, ये प्रोटेक्शंस के नाम के हैं क्योंकि सिक्योरिटी है इन चीज़ों से, इनह्यूमेन ट्रीटमेंट से प्रोटेक्शन। इसी तरह प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन और इसी तरह इंश्योरमेंट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एट्सेट्रा। तो लिबर्टीज़ इन द नेम ऑफ एम्पावरमेंट्स जो है वो अब है जिस्म से खारिज होने वाली चीज़ें जो इंसान को एक्सरसाइज करने में आज़ादी और हुर्रियत इख्तियार होनी चाहिए, जैसे फ्रीडम ऑफ थॉट, है ना। आप इंडिया के प्रियम्बल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ही आपको मिलेगा फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ और ओपिनियन, इसी तरह और कॉन्शियंस। इसी तरह जो है वो एसोसिएशन है और पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल मैटर्स है, राइट ऑफ असेंबली है, राइट ऑफ रिलीजन भी इसी में आता है। तो ये डायकोटॉमी है, ये दो तरह के सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, एक नॉर्म्स पर्टेनिंग टू फिजिकल एंड सिविल सिक्योरिटी, एक जो है नॉर्म्स पर्टेनिंग टू द फिजिकल एंड सिविल लिबर्टीज़ और एम्पावरमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल। अभी तक इंडिविजुअल की बात हो रही थी। इसी तरह दूसरी जनरेशन राइट्स में भी दो कैटेगरीज उसने रीड किए। बड़ा ब्यूटीफुल क्लासिफिकेशन है ये, और ऑथर्स के रिस्पेक्ट में थोड़ा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लगाई है। तो जैसे सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, दूसरी जनरेशन राइट्स सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स, ये दूसरी राइट्स में, इसमें भी दो तरह के हैं। नंबर वन इज़ यहाँ पे लिखते हैं नॉर्म्स पर्टेनिंग टू the provision of norms pertaining to the provision of goods meeting social needs। इसमें अब चूँकि यहाँ फ़र्दियत और इंडिविजुअलिज्म ख़त्म हो गया, यहाँ रुकनीयत है, क्योंकि अब इंडिविजुअल जो है वो एक सोसाइटी का एजेंट है, मेंबर है। तो एज अ सोसाइटी अब कौन से राइट्स इनको मिल जाने चाहिए। हालांकि ये राइट्स इंडिविजुअल के हैं, मगर मैंने पहले ही बोला क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेप्स है जो स्टेट इंश्योर करता है, जो वो लेगा कि कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर हो इक्वालिटी के और सोसाइटी में प्रोपोगेशन के, थ्राइव करने के, प्रॉस्परस होने के। तो उसमें एक तरह के नॉर्म्स तो ये आते हैं विच मेक प्रोविजन ऑफ गुड्स मीटिंग सोशल नीड्स। इसमें सोशल नीड्स जो है हर एक इंसान के पूरे हों और लोगों के मुश्तरक तौर से इन ग्रुप्स द सोशल नीड्स ऑफ पीपल आर फुलफिल्ड। और दूसरा इकोनॉमिक नीड्स से रिलेटेड है। इसी तरह नॉर्म्स पर्टेनिंग टू द प्रोविजन ऑफ गुड्स मीटिंग इकोनॉमिक नीड्स। अब ये अलग है। ये सोशल नीड्स में क्या क्या है, जैसे सोशल नीड्स में जैसे उनको है न्यूट्रिशन है और लेवल ऑफ न्यूट्रिशन मस्ट बी रेज्ड। इसी तरह शेल्टर है। अब आपको एक एक करके वो जजमेंट्स याद आएंगे सारे जी। PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, चमेली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, हेल्थ जी। इसी तरह हेल्थ केयर के साथ एजुकेशन है, मिस मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, यूनि कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। और इसी तरह लीगल एड हुसैन खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, रुदुल शाह। और इसी तरह DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये सारे रिकॉग्नाइज किया हुआ है इन राइट्स को। दीज आर सेकेंड जनरेशन राइट्स। और सिमरन ट्विस्ट का कहना है कि
दीज आर, इसमें सोशल इकोनॉमिक में एक तरह तो ये हैं नॉर्म्स विच पर्टेन टू द प्रोविजन ऑफ गुड्स मीटिंग सोशल नीड्स, तो ये सोशल नीड्स है। और दूसरा है जिसमें इकोनॉमिक नीड्स है, जैसे यानी कि इसमें इंसान को सोशल नीड्स में यानी ये कैपेसिटीज़ उसको अपलिफ्ट करेंगी, न्यूट्रिशन है, शेल्टर है, हेल्थ है, इसमें इंसान की जिस्म और जिस्मानी सलाहियत पनपेंगी और फ्लरिश करेंगी, और इकोनॉमिक नीड्स में वो मेंटेन रहेंगी। और उस जैसे उसमें आता है राइट ऑफ वर्क और राइट ऑफ फेयर वेजेस, इसी तरह राइट ऑफ एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये आप देखेंगे कि एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये सारी जो है टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है थ्रू वेरियस जजमेंट्स, सोशल सिक्योरिटी एट्सेट्रा। ये दूसरी जनरेशन राइट्स को लेकर के स्यूमनेटिविस्ट का टाइपोलॉजी डिलीनिएशन है। और थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को लेकर के जो कलेक्टिव एंड डेवलपमेंटल राइट्स हैं, कलेक्टिव डेवलपमेंटल राइट्स जो थर्ड जनरेशन राइट्स हैं। अब इसमें एक तो लोगों के हकूक़ हैं जो मुश्तरक तौर से, जैसे इसमें एक तो है सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल, तो इसमें, और दूसरे है सर्टेन ग्रुप्स, सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ, दूसरी तरह है सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ सर्टेन स्पेशल ग्रुप्स। इसमें दो तरह के आते हैं। अभी जब हम ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ एंड इंस्ट्रूमेंट्स को समझेंगे क्लासिफिकेशन की, रीजन स्पेसिफिक, सिचुएशन स्पेसिफिक और ग्रुप स्पेसिफिक, तब आप समझेंगे कि ये ऐसा क्यों क्लासिफाई किया है। तो एक तो है सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल इन जनरल, इसमें सारे लोग हैं, जैसे उनका पॉलिटिकल स्टेटस है, पॉलिटिकल स्टेटस वो डिटरमाइन करना चाहते हैं अपना। और इसी तरह है डेवलपमेंटल एंड सोशल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल स्टेटस इकोनॉमिक। इसी तरह इसमें आता है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन भी आता है, जो ICCPR और ICSCR में एक कॉमन आर्टिकल कहलाता है, वो एक कॉमन आर्टिकल है। और इसी तरह सर्टेन ग्रुप्स में एथनिक ग्रुप्स आते हैं, कल्चरल और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ आते हैं और उनकी डिमांड्स, इंडिजीनियस पीपल हैं, इंडिजीनियस और एथनिक ट्राइब्स एट्सेट्रा, ये 3 तरह के राइट्स हैं। तो दिस कंक्लूड्स द पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय कैरल वर्साक एंड अदर्स। अब ह्यूमन राइट्स से हम क्या समझे, हकीकत में तो जब इतनी बातें हो जाती हैं तो लगता है कुछ नहीं समझे। तो ह्यूमन राइट्स एक्चुअली वो राइट्स हैं जो हर इंसान दिल के करीब रखता है। अब उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है वो फिक्स करे स्टैंडर्ड, पहले तो रिकॉग्नाइज करे कौन कौन सा राइट मेरा ह्यूमन राइट है, फिर दूसरी कैपेसिटी नहीं है कि वो स्टैंडर्ड फिक्स करे। अब उसको आप गंदी हवा भी पिला दें तो आम शहरी समझता है ठीक है मैं पी ही रहा हूँ, और उससे आप जंग आलूद पाइपों से पानी पिला दें पीने का, वो कहेगा ठीक है मेरा राइट टू वाटर है फुलफ़िल हो रहा है। हालांकि उसे नहीं पता मुझे सेफ़ एंड हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर चाहिए और किस किस्म का सेफ़। तो इसमें देयर इज़ एक्चुअली ये पोटेंशियल क्लेम्स, इसीलिए सिटीज़न वर्सेस स्टेट है, ये एक ऐसा झगड़ा है जो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इसका कायम रहना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पीपल आर बीइंग रूल्ड और दे हैव अ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द मैटर्स एंड, और निगेटिवली जो रूल कर रहे हैं उन पे ये ड्यूटी होती है, ऑब्लिगेशन होती है कि लोगों को वो हुकूक मिले जिसके वो मुस्तहिक हैं, हकदार हैं। तो दैट कंक्लूड्स दिस पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। नाउ लास्ट पार्ट जो हमारा रह जाता है इस टॉपिक का वो है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, हिस्टोरिकल ट्रेस, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये झगड़ा कहाँ से शुरू हो गया ह्यूमन राइट्स को लेकर के। तो ह्यूमन राइट्स पे एक्चुअली मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखिए ह्यूमन राइट्स की हिस्ट्री को लेकर के डिबेट बहुत स्टार्क है, तो इसको हम टाइम फ्रेम में अगर हम डिवाइड करें तो हम ऐसा समझेंगे 1945 से, ये एक पॉइंट ले लेते हैं टाइम लाइन पे, ये 1945 से बाद तक 2020 को यहाँ रख लेते हैं 2020 तक।
तो इस पीरियड के दौरान जो है ह्यूमन राइट्स का डिस्कोर्स है वो यूनाइटेड नेशंस की छत्रछाया के बगैर समझ में नहीं आता है, बिकॉज 1945 के बाद जो ह्यूमन राइट्स के साथ हुआ, अब वो उसको सानहा हादसा समझिए या फिर उसको देन समझिए, ह्यूमन राइट्स के साथ बहुत अच्छी चीज़ हो गई या बुरी चीज़, दैट इज़ अ डिबेटेबल थिंग। मगर दो चीज़ें हो गई, एक तो ह्यूमन राइट्स के साथ एक चीज़ जुड़ गई, इंटरनेशनलाइजेशन, एक तो हो गया इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और दूसरी चीज़ हो गई इनके साथ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के, दूसरा इंस्टीट्यूशंस इदारे कायम हो गए इनको लेकर के, जॉइंट स्टडीज़ कमिटी ऑफ नेशंस ने शुरू की। बट इससे पहले ह्यूमन राइट्स की डिस्कोर्स को लेकर के बड़ी लंबी लाइन है और वो बड़ी सब्जेक्टिव है। ऑथर्स ऑब्जर्व कि ह्यूमन राइट्स यहाँ से शुरू हो गए और इनमें ह्यूमन राइट्स के एलिमेंट्स मिलते हैं। तो मैं आपसे एज अ स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स कहूँगा कि ह्यूमन राइट्स को लेकर के कैटेगोरिकल जो हम अभी समझते हैं ह्यूमन राइट्स से, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट 1945 से पहले कभी नहीं मिला। मगर हाँ, कि ह्यूमन राइट्स ये कह देना कि सिर्फ इन डॉक्यूमेंट्स जिनको हम डिस्कस करेंगे इनमें एलिमेंट था, ये भी गलत है। और क्योंकि ह्यूमन राइट्स का जो वो स्पिरिट जो अभी हम समझते हैं उस फॉर्म में नहीं, उस स्पिरिट में, यानी उसकी थोड़े बहुत ट्रेसेस इन डॉक्यूमेंट्स में मिलते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। मगर इसके अलावा अभी डोमेस्टिक और रीजनल अरेंजमेंट्स बहुत थे ह्यूमन राइट्स मैकेनिज़्म के, जिसमें हुकूक दिए आदिल और इंसाफ पसंद बादशाहों ने भी, हुक्मरानों ने भी। बट एक जो जिनके मरून मिन्नत है पूरी अक़वाम इंसानियत, तो एज वी फील इंडेबिटेड और ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स देम, तो वो कुछ लैंडमार्क इवेंट्स हैं स्टार्टिंग विद 539 BC। ये 539 से हम शुरू करेंगे। साइरस सिलेंडर जिसे कहें, साइरस द ग्रेट, सिरस आज़म जिसे कहते हैं, साइरस जो है, इसने साइरस सिलेंडर अगर आप कभी देखेंगे, ये एक क्ले सिलेंडर था और ये इस किस्म का सिलेंडर था, मिट्टी का बना हुआ। अब मैं बना तो पाऊँगा नहीं, बट साइरस सिलेंडर आप देख लें कहीं। साइरस सिलेंडर एक्चुअली एक क्ले सिलेंडर था। ये बेबीलोनिया जो है, बेबीलोनिया जो है अभी बगदाद से मॉडर्न इराक़ जो है उसमें एक एरिया है जिसे बाबिल कहते हैं। तो ये इराक़ में बगदाद से तकरीबन ये 90 किलोमीटर्स के आसपास है। तो वहाँ एक इलाक़ा है और हिस्टोरिकली ये बड़ा ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एरिया रहा है। बाबिलोनिया ही वो इलाक़ा है जहाँ हारूत और मारूत उतरे और सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत वहीं रही और नमरूद भी वहीं बादशाह था और आग में जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया वो भी वहीं डाला गया। और जो हैंगिंग गार्डन्स पहले 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आते थे वो भी इसी बेबीलोनिया में है। तो ये बेबीलोनिया एक्चुअली एक एरिया था और 539 BC में, ये BC है, AD नहीं है, इसमें साइरस एक बादशाह था। तो उसने जो ही फतह किया और काबिज़ हो गया इस पे बेबीलोनिया पे, तो उसने एक सिलेंडर बनवाया, साइरस सिलेंडर, और उसके ऊपर जो है सारे हुकूक गुंदवाए, लिखवाए और जो भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनको छुड़वा करके आज़ाद कर दिया। उनको पहले तो ये राइट दिया कि तुम सब आज़ाद हो और फिर ये दूसरा राइट दे दिया कि जो मज़हब अपनी मर्ज़ी से चुनना चाहो वो चुन सकते हो। तो ये एक ऐसा एक्ट था, ग्रेशियस एक्ट, जिसको हिस्ट्री ने बहुत कम देखा था पहले, क्योंकि कॉन्क्वरर्स जो होते थे वो काबिज़ होने के बाद लोगों को मार देते थे, कत्ल गारत और जुल्म करते थे। बट ये बेबीलोनिया में एक नई चीज़ हो गई, तो ये ऐसा समझा जाता है कि ये एक थ्रेशहोल्ड है ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स में, पहला 539 BC में जो हुआ। देन इससे आगे हम सीधे चलते हैं और आगे बढ़ेंगे जैसे, तो यहाँ एक पॉइंट 1215 में मैग्ना कार्टा समझते हैं हम। मैग्ना कार्टा आप जानते हैं कि एक रूल्स का या राइट्स का डिक्लेरेशन था जिसमें ग्रेट चार्टर ऑफ राइट्स बनाया गया और इंडिविजुअल्स के राइट्स इसमें, ऑल्दो ये स्पिरिट में नहीं थे जिसमें ह्यूमन राइट्स को आज समझा जाता है, बट these all actually were the precursors of human rights जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैग्ना कार्टा के बाद 1689 में
फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1689 में, फ्रेंच रेवोल्यूशन, और 1776 में और 1791, दोनों को अगर हम एक साथ जोड़ दें, 1776 और 1789, ये यूएस का ग्लोरियस पीरियड रहा है, क्योंकि यहाँ आज़ाद होने से लेकर के यूएस इंडिपेंडेंस में यूएस बिल ऑफ राइट्स आ गया, तो 1776 में वो आया और फिर इसमें कई सारे राइट्स को रिकग्नाइज़ कर दिया, और आज तक यूएस जो है चैम्पियन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज़ बना हुआ है, जो किसी हद तक डिबेटेबल है बट किसी हद तक एक्सेप्टेबल है। तो ये 1776 से लेकर के 1789 में, और इसी तरह फिर 1919 में जैसे आईएलओ बना, और 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो गया, और छोटे मोटे इवेंट्स इस तरह के बहुत सारे हो गए, बट ये जो 1789 का फ्रेंच डिक्लेरे में क्या लिख रहा हूँ, आई एम सॉरी टू राइट दिस, 1789 का ये है फ्रेंच डिक्लेरेशन, और 1776 से 1791 का है ये यूएस का पीरियड। 1776 में आज़ाद हो गए, 1791 में इन्होंने कुछ और राइट्स ऐड किए कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्ट करके, और ये 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, और ये 1919 में आईएलओ इस्टेब्लिश हो गया। 1689 में मैं फ्रेंच, ये बिल ऑफ राइट्स है, इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स जिसे कहा जाता है, 1689 या ग्लोरियस रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं। 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ, फिर ये इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स। हाँ, तो ये ट्रेस है, अगर हम फिर से रिपीट करते हैं तो जो एम्बिग्यूटी खड़ी हो गई थी वो ख़त्म हो जाए। इट स्टार्टेड विद 539, जो बेबीलोनिया कॉन्क्वायर हो गया, साइरस द ग्रेट ने एक सिलेंडर में राइट्स लिखवाए सबके। देन दिस इज मैग्ना कार्टा 1215, 1689 में, चूँकि 88 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया तो ये इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स इस्टेब्लिश हो गया था, और 1776 से 1791 तक ये, या इनको दो ही डेट्स को, दो ही ईयर्स को मेंशन करिए, ये दो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क पीरियड्स है यूएस की हिस्ट्री में। 89 में, 1789 में सेल्फ फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, जिस पे बेस्ड कैरल वसाक ने वो लिखी कहानी, और फिर 1919 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईएलओ हो गया। तो फिर इसके बाद तो इंसानों के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया, आप जानते ही हैं। 1919 तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की जो है ख़ात्मा था, बट 1939 में ये पॉइंट लिखना नहीं है, बट यहाँ शुरू हो गया ट्विस्ट ह्यूमन राइट्स की हिस्ट्री में, जहाँ लाखों लोगों का कत्ल हो गया और अक्सर बेचारे मजलूम और बेगुनाह थे। तो कम्युनिटी ऑफ नेशंस को बड़ा इनसिक्योरिटी फील हो गई, और 1945 में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हो गई। यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड, एंड यूनाइटेड नेशंस came to birth with United Nations में 48 मेंबर नेशंस ने चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश किया, जिसमें ह्यूमन राइट्स के रिस्पेक्ट को इंटरडिपेंडेंस और इंडिविजिबिलिटी के स्पिरिट के साथ रिकग्नाइज़ किया। और कमिटी ऑफ नेशंस ने एक प्लेज लिया और ये कहा कि हम एक प्लेज लेते हैं कि ह्यूमन राइट्स को हम, जो कि इनहेरेंटली और इक्वल एंड एलिनेबली मिले हुए हैं ऑल मेंबर्स ऑफ ह्यूमन फैमिली को, उनका हम रेस्पेक्ट करेंगे, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन उनका अपकीप किया जाएगा। सो आप जानते हैं एलेनोर रूजवेल्ट ने ये वर्ड ह्यूमन राइट्स पहली बार दिया था, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की जो वाइफ थी, और पहली बार हिस्टोरिकली जो ह्यूमन राइट्स वर्ड यूज़ हुआ है वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जो फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैनस्टीज इन 1789 में आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के नतीजे में, उसको थॉमस पेन ने जब ट्रांसलेट किया इंग्लिश में तो उसने वर्ड ह्यूमन राइट वहाँ यूज़ किया। तो राइट ऑफ मैन था 1945 में यूनाइटेड नेशंस के पास, तो एलेनोर रूजवेल्ट ने उसको ह्यूमन राइट से सब्स्टिट्यूट करवाया, और फिर
एक लंबी कतार है ह्यूमन राइट्स की। उसमें फिर इतना ही नहीं है, जो एक तो बिल ऑफ राइट्स है, जैसे मैं आपको बोला हूँ कि UDHR है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, जिसमें 30 आर्टिकल्स हैं, और ये 45 के बाद की डाइकोटॉमी की बात हम कर रहे हैं। और मैंने आपसे कहा कि वो उसमें हर एक चीज़ यूनाइटेड नेशंस के एजीज के अंडर, ऑस्पिसीज के अंडर दिखेगी आपको, क्योंकि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन हो गया ह्यूमन राइट्स का। तो एक तो UDHR ये डिक्लेरेशन है चूँकि, और डिक्लेरेशन इट्सेल्फ बाइंडिंग तो होती नहीं, इट हैज़ जस्ट अ मोरल फोर्स, लेकिन 30 राइट्स को रिकग्नाइज़ किया, या 30 आर्टिकल्स के अंदर कुछ ह्यूमन राइट्स को रिकग्नाइज़ किया, जिसमें 56 मेंबर नेशंस ने इसको वोट करके रिकग्नाइज़ किया। तो एक तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और फिर ICCPR, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966, और इसके दो ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स हैं, ऑप्शनल प्रोटोकॉल 1 और ऑप्शनल प्रोटोकॉल 2, ये 1977 के प्रोटोकॉल हैं इसके। इसीलिए ऑप्शनल कहा गया कि मेंबर स्टेट्स को राइट हासिल है कि वो इसका सिग्नेटरी बन सकते हैं, बट इसको क्लॉजेस को लेकर इसका सिग्नेटरी रेटिफाई करेंगे और इससे बाउंड नहीं हो जाएंगे। जैसे इंडिया इज़ ऑल्सो जस्ट a signatory and has not ratified this optional protocol. Optional protocol सेकंड जैसे है, फर्स्ट तो इंडिविजुअल मैकेनिज्म को लेकर है, इंडिविजुअल कंप्लेंट मैकेनिज्म, और सेकंड जो है वो एबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी को लेकर के है। तो बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड नेशंस ने रेटिफाई नहीं किया हुआ है, सो दे हैव नॉट एबॉलिश डेथ पेनल्टी। इसी तरह ICESCR, ये 3 मेजर इंस्ट्रूमेंट्स है, UDHR, ICCPR 1966, और तीसरा ICESCR, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स 1966, और इन तीनों को एक साथ इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स कहलाता है। ये पहले भी बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स, ये हम पढ़ेंगे। और इतना ही नहीं है, ह्यूमन राइट्स में ह्यूमन राइट्स के इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे हैं, और मैकेनिज़्म कैसा है, मैकेनिज़्म पैची है, क्वेश्चनेबल है, बट है कोई मैकेनिज़्म तो है। अब ज़ीरो काम कर रहा है ये तो कोई नहीं कह सकता, काम थोड़ा कर रहा है, ये सच है। वी मे हैव क्वेश्चंस बट वी आर नॉट विद कंप्लीट आंसर्स, तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है ऐसा हम नहीं कह सकते। तो इसके अलावा भी हैं, जैसे इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन प्रोटेक्शन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। इसी तरह सीडा है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन 1979 का है। कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है, और इसी तरह है डिसेबल्ड राइट्स आते हैं, 2006 का कन्वेंशन है। ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये पहला कैप्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आपके कुछ क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, यू मे फील फ्री टू आस्क। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।